हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, 2023 का फिज़िक्स का क्लास 12th का। तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, उसी क्वेश्चन पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेक्शन डी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सेक्शन डी, पहला क्वेश्चन। आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अच्छे से आप पढ़ाई करो, बढ़िया से रिवीजन करो सब कुछ। पेपर नंबर कितने आएंगे क्या नहीं आएंगे उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस अपना बेस्ट दो, बेस्ट तरीके से रिवीजन करो, कुछ भी छूटे ना और कॉपी में अच्छे से लिख के आओ। तो क्वेश्चन नंबर, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड ईच अदर, प्लेस नियर ईच अदर। ठीक है, और फिर बी सेक्शन में बोला है, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट, ईच प्लेस हैज सरफेस एरिया इतना एंड सेपरेटेड बाय 3 mm डिस्टेंस, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। दूसरा, पहले में पूछा है कैपेसिटेंस कितना हो, कैलकुलेट करो। दूसरे में पूछा है इफ़ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई देन चार्ज ऑन ईच प्लेट पे कितना चार्ज होगा। हाउ वुड द चार्ज ऑफ द प्लेट अफेक्टेड इफ 3 mm थिक माइका शीट ऑफ K इज इक्वल्स टू 6 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स while the voltage remain the constant। ठीक है, तो ये 31 का पार्ट ए है। पार्ट भी हम आगे देखेंगे, तो पहले पार्ट ए देख लेते हैं। तो ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी डाइपोल की वजह से। ठीक है, डाइपोल की वजह से ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी। ठीक है, ये है ना। तो और फील्ड लाइंस कैसे होती हैं बच्चों, आपको पता ही है, फील्ड लाइंस इस तरीके की होती हैं, है ना। ये पॉजिटिव से निकल रही होती हैं, नेगेटिव पे जा रही होती हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ये जो फील्ड लाइन बनी है ना, ये जो फील्ड लाइन है ना, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे ये होता है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे यहाँ पे एक फील्ड लाइन होगी, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे तो ऐसे बनेगी। फिर इनको सबको कनेक्ट करेंगे ना, तो ये आपको सर्कल्स मिलेंगे। इन सर्कल्स पे, जैसे ये सर्कल V1 है, ये V2 है, ठीक है, इन सर्कल्स पे, इनके सर्कमफ्रेंसेस पे जो है पोटेंशियल सेम होगा, इसलिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इस तरीके से होगी आपकी डाइपोल की वजह से। और जो है दो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इस तरीके की होगी। इधर भी बताता हूँ, देखो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मदद से भी आप जो है इनको बना सकते हो। ठीक है, इनको बना सकते हो। यहाँ पे देखो दो पॉजिटिव चार्जेस है, तो फील्ड किस तरीके की होगी, ऐसी फील्ड होगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो, और इस पे परपेंडिकुलर यहाँ होगा, इस पे परपेंडिकुलर यहाँ होगा, इस पे परपेंडिकुलर यहाँ होगा। इनको सबको जब आप कनेक्ट करोगे ना, इस पे परपेंडिकुलर यहाँ होगा, इस पे यहाँ होगा। इन परपेंडिकुलर, इन इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इन सबको जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कैपेसिटेंस निकालने को बोला था। सिंपल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा दो, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D। तो कैपेसिटेंस आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बी के सेकेंड पार्ट में देखें, चार्ज कैपेसिटर पे कितना होता है, Q इज इक्वल्स टू CV। तो ये Q इज इक्वल्स टू CV हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू CV लगा दिया और ये वैल्यू आ गई कैपेसिटेंस की। माइका शीट अगर K इज इक्वल्स टू 6 की हम अगर डाल देते प्लेट्स के बीच में, तो 6 टाइम्स हो जाएगा चार्ज, है ना, क्योंकि कैपेसिटेंस भी 6 टाइम हो जाएगा ना, है ना। तो ये पार्ट ए सॉल्व हो गया। पार्ट बी देखो, पार्ट बी में क्या है, 3 चार्जेस -Q +Q एंड -Q are placed at equal distances on a straight line. If the potential energy of the system is 0, then what is the ratio of capital Q's to small q। तो ठीक है, कर लेते हैं। 3 चार्जेस है, ये -Q +Q -Q
सब इक्वल डिस्टेंसेस पे रखे हुए हैं, तो एक्स एक्स दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की, भैया माइनस क्यू है, पहले प्लस क्यू आएगा तो प्लस क्यू के लिए कितना लिखेंगे, माइनस स्मॉल क्यू इंटू प्लस क्यू बाय एक्स, फिर ये माइनस क्यू आएगा, तो इसके इसके बीच में पोटेंशियल कितना होगा, क्यू माइनस क्यू बाय एक्स, और इसके और फर्स्ट वाले चार्ज के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, 2x, क्योंकि डिस्टेंस 2x है। ये पूरा सिस्टम जीरो में है बस। तो सॉल्व कर लेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस एक्स ये 2x, ये माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2k/q(x) और ये इजिकल्स टू को उधर जाएगा। सॉल्व करने पे q बाई क्यू का रेशियो आ जाएगा आपका 1:4। ठीक है। अब इसके बी पार्ट में क्या बोला था, बी पार्ट में ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r एट अ पॉइंट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल आउटसाइड में स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते, गॉस लॉ लगा के, तो वो हमें निकालनी थी, और फिर उसका डायग्राम भी हमें E वर्सेस R का ग्राफ शो करना था। सिंपल है, तो कर दिया हमने। ये अंदर हमने स्फेरिकल शेल लिया जिसपे प्लस क्यू चार्ज माना हमने, और बाहर ये जो ग्रीन वाला है ना, ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल r है और जो स्फेयर है उसकी रेडियस है कैपिटल R। तो लेट द स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस R हैज़ अ क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। ठीक है, फिर कंसिडरिंग अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r ग्रेटर देन r अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E डॉट ds क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज कितना है गॉसियन सरफेस के अंदर, अरे भाई ये पूरी बड़ी गॉसियन सरफेस है ना, इसके अंदर ये पूरा चार्ज प्लस क्यू आ रहा है, तो बस प्लस क्यू रख देंगे। तो E इंटू डी एस में क्या आएगा, आपके गॉसियन सरफेस की सरफेस एरिया, तो उसकी रेडियस r है तो 4πr², सरफेस एरिया क्यू इनक्लोज ये नीचे जाएगा तो 4πε0r²। तो कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ग्राफ बना देंगे, r इक्वल्स टू r पे मैक्सिमम होगी और फिर 1/r² से डिक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1/r² से, ठीक है, 1/r²। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट। 32 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 32 में बोला एक्सप्लेन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, एक्सप्लेन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रॉन हैंस ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर करंट थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, ये पार्ट में तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझा और उसका करंट का एक्सप्रेशन निकालो। दूसरे में बोला टू सेल्स ऑफ ईएमएफ, ये ईएमएफ E1 E2 ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 respectively are connected in parallel as shown in the figure, deduce the expression। ये R1 R2 है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ पे, R1 R2 है। reduce the expression for equivalent EMF, equivalent internal resistance at potential difference between this point A और B। ये A दे रखा है ना, यहाँ पे A और ये इनके बीच में। तो पार्ट A सॉल्व करते पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है समझ लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन सुपरइम्पोज्ड ओवर द रैंडम मोशन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। भाई जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट होता है उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो चलता है। ठीक है, तो इसका अब हमें निकालना है आई, करंट निकालना है। तो हम ये कंडक्टर ले लेते हैं, इसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है, और इसकी चार्ज डेंसिटी लेट द इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज n। ठीक है, स्मॉल n। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इसके अंदर, n इंटू वी। ठीक है, n इंटू वी, एक चार्ज, एक हमारा जो इलेक्ट्रॉन उसका चार्ज E है तो NeAL, ये AL वॉल्यूम है, तो ये टोटल चार्ज हो जाएगा NeAL। और करंट क्या होता है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो Q की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दो। अब L बाई टी क्या होगा, ये लेंथ पर यूनिट टाइम, यही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, तो NeAVD, तो ये आ जाएगा आपका I इज इक्वल्स टू NeAVD वेयर VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ऑप्शन सेक्शन A सॉल्व हो गया। अब सेक्शन B में देखो ये E1 है E2 है। आपको पता है पैरेलल ब्रांचेस जब भी होती हैं सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में यहाँ पे, तो उनमें पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, और लेकिन करंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ से करंट I आया, इस जगह से करंट I आया, इधर गया I1, इधर गया I2, और यहाँ के वापस I हो गया। तो एक इक्वेशन है ये बनी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और V1 और V2 इस बैटरी में और इस बैटरी में पोटेंशियल सेम होगा ना, क्योंकि इस ब्रांच में पोटेंशियल सेम है, तो V1 इज इक्वल टू V2। ठीक है, अब V1 इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ लिखेंगे हम V1, तो कितना होगा E1 माइनस IR1 है ना, और E2 माइनस, जब हम सेल्स को
किसी क्लोज सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तो उस पर इतना पोटेंशियल आता है ना, E1 माइनस आई आर वन, जहाँ पे R1 क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस और I1 जो करंट ड्रॉ हो रहा है उससे, V2 कितना होगा E2 माइनस I2 R2। यहाँ से I1 I2 की वैल्यू निकाल लो, तो I1 I2 की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी। अब पहली इक्वेशन आपको पता है I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो I1 की वैल्यू रख दो, I2 की वैल्यू रख दो, सिंप्लीफाई कर लो। E1 R1 E2 R2 वाली साइड्स टर्म्स को यहाँ ले लो, और V कॉमन है तो कॉमन वाली टर्म्स इधर आ जाएगी। यहाँ पे V कॉमन ले लिया हमने, R2 प्लस R1 R1 R2, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये R1 है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए V की वैल्यू, तो V वाली टर्म को इधर ले जाओ, I वाली को उधर ले जाओ। जब सिंप्लीफाई करोगे पूरा आराम से करना इसको कॉपी में, तभी ये समझ में आएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ना, सिंप्लीफाई करने के बाद ये कुछ टर्म बनेगी आपकी, और फिर इसको आप कंपेयर करोगे ना V इक्वेलेंट E इक्वेलेंट माइनस R इक्वेलेंट से, तो E इक्वेलेंट आपका ये आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 R1 प्लस R2, और R इक्वेलेंट जो पूछा था R1 R2 R1 प्लस R2, ठीक है। तो A और B दोनों ऑप्शन हो गए, ठीक है। तो ये E इक्वेलेंट आ गया, ये R इक्वेलेंट आ गया, और बोला था पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में कितना आएगा, E इक्वेलेंट माइनस R इक्वेलेंट, बस E इक्वेलेंट माइनस R इक्वेलेंट। E इक्वेलेंट की वैल्यू ये रही, R इक्वेलेंट की वैल्यू ये रही। चलो, तो ये यहाँ तक आ गए हम। तो ये पहला पार्ट इसका पूरा सॉल्व हो गया। और वाले में क्या बोला था, स्टेट किरचॉफ लॉ यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट और ड्राइव द इक्वेशन ऑफ बैलेंस स्टेट इन व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ यूज़ करना व्हीटस्टोन ब्रिज में, और किरचॉफ लॉस हैं क्या, वो हमें स्टेट करना है। तो किरचॉफ लॉ क्या होता है, दो लॉ होते हैं किरचॉफ के, जंक्शन लॉ, लूप लॉ। जंक्शन में क्या, एट जंक्शन द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, ठीक है। हाँ, तो कोई भी जंक्शन होता है ना, वहाँ पे जितना करंट आ रहा है और जितना लीव कर रहा है वो बराबर होता है। मान लो जैसे ये हमारे पास एक जंक्शन है, ये यहाँ पे करंट आ रहा है I1, ये I1 करंट आ रहा है, यहाँ से I2 करंट आ रहा है, ठीक है। ये करंट आ रहा है ना, यहाँ से I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, ये दोनों करंट आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आ रहा है आपका I3, तो इसमें कितना जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब आगे आपका लूप लॉ। लूप लॉ में क्या बोल रहा है भैया, लूप लॉ क्या बोलता था, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टेंस एंड सेल इज इन अ लूप इज ज़ीरो, ठीक है। तो भैया आप जब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के लूप में जाओगे ना, तो उसके रेजिस्टेंस और बैटरीज में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे उनके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप है, और ए से चले बी पे आए, बी से सी पे आए और वापस ए पे, जब पूरा क्लोज लूप चल लोगे आप, तो वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा, ठीक है। चलो, तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन बोला था हमें कि किरचॉफ लॉ यूज़ करो, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन करो। तो व्हीटस्टोन की बैलेंस कंडीशन क्या होती है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 R4, और एक बैटरी से कनेक्टेड है, और बीच में गैल्वेनोमीटर होता है। तो व्हीटस्टोन की जो बैलेंस कंडीशन होती है वो ये होती है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब बी से डी ये वाली जो ब्रांच है इसके अंदर कोई करंट नहीं होगा, इसके अंदर कोई करंट नहीं होगा, मतलब IG ज़ीरो होना चाहिए, बैलेंस कंडीशन है, ठीक है। अब तो हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं। किरचॉफ लॉ लगाएंगे हम इस लूप के अंदर, पहले ABDA और दूसरा वाला लूप BCDB, इसमें लगाएंगे। तो पहले लगाते ABDA में, तो लिखते जाना जो भी आएगा। देखो यहाँ से I करंट आ रहा है, इसके अंदर I1 जा रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप I1 R2 है ना, लूप लॉ में पोटेंशियल ड्रॉप लिखते हैं, तो I1 R2। उसके बाद नीचे आओ, IgG, इसका G इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो IgG प्लस IgG, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव। अब यहाँ से आए हम इधर जा रहे हैं, लेकिन करंट इधर आ रहा है, हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं लेकिन नीचे की तरफ करंट आ रहा है, तो कितना लिखेंगे, माइनस I2 और इसका रेजिस्टेंस R1। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इज इक्वल्स टू जीरो। ये सेकंड लॉ था ना हमारा, लूप लॉ, ठीक है। अब उसके बाद इस ब्रांच में आ जाओ, इसमें कितना I1 माइनस IG R4, फिर इधर आ जाओ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस I2 प्लस IG इंटू R3, फिर ऊपर चढ़ेंगे तो वापस से माइनस IgG। अब देखो ये वाला टर्म आपका ज़ीरो होगा, ये IG भी ज़ीरो होगा, ये IG ज़ीरो होगा, ये IG ज़ीरो होगा। इन सबको ज़ीरो करने के बाद वापस से आप जब इक्वेशन लिखोगे तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी 3, और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 4, ठीक है। इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी R2 R4 R1 R3, बस यही बैलेंस कंडीशन है। तो भैया देखो R2 बाय
R4 इज इक्वल्स टू R1/R3, ठीक है। तो ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज का आपका ख़त्म, क्वेश्चन नंबर 32। एंड क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। 33 के भी दो पार्ट हैं, मतलब और में है, तो दोनों ही समझा दे रहा हूँ। तो 33 में क्या बोल रहा है, द ड्रॉ द ग्राफ शोइंग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंजेस विथ फेज एंगल ड्यू टू डिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट, और व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। डिफ्रैक्शन में आप पैटर्न बना दो कैसा बनता है स्क्रीन के ऊपर सिंगल स्लिट की वजह से, है ना। और दूसरा बोला है कि विड्थ कितना होता है सेंट्रल मैक्सिमा का कंपेयर टू अदर, है ना, वो पूछा है। दूसरे पार्ट में क्या बोला है, ए रे पी क्यू रे इंसिडेंट नॉर्मल, ये पी क्यू रे, है ना, एक सेकंड में लिख देता हूँ। ये पी क्यू रे है, ठीक है। ए रे पी क्यू नॉर्मली गिर रही है ये ए बी फेस के ऊपर ऑफ ए प्रिज्म। द प्रिज्म इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3। ट्रेस द पाथ ऑफ द रे एज इट पासेस थ्रू द प्रिज्म। एक तो हमको इसका पाथ ट्रेस करना है और कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। भाई इमर्ज जब होगी यहाँ से इस फेस से, ठीक है, ए सी फेस से, तो वो कितना एंगल बनाएगी और उसका डेविएशन कितना होगा, ये पार्ट ए में करना है। तो पहले करते हैं ये वाला पार्ट। देखो ये तो तुम्हारा डिफ्रैक्शन का फिगर होता है इस तरीके का, -λ/a प्लस λ/2λ/, और सेंट्रल वाला जो होता है ना डबल होता है, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका डिफ्रैक्शन का होता है। अब आ जाओ दूसरे पार्ट में, हमको बोला था ये नॉर्मली आ रही है, ठीक है। ये रे पी क्यू नॉर्मली गिर रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आपका 0 डिग्री, है ना। ये नॉर्मल है ना, इस फेस पे नॉर्मल भी तो यही होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये पहला वाला एंगल, ये भी 0, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0। अब आई टू कितना होगा, ये आई टू, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हमें दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आई टू जो है ये 60 डिग्री होगा, है ना, ये 60 डिग्री होगा बाय ज्योमेट्री। देखो ये आई है यहाँ पे, ये 0 डिग्री बना रहा है ना, ये 0 डिग्री बना रहा है, ये सीधा नॉर्मल आ रहा है ना। तो इसका नॉर्मल और इसके नॉर्मल के बीच में 60 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि प्रिज्म एंगल 60 है ना। इसको इधर बढ़ाओगे, इसको इधर बढ़ाओगे तो 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो एंगल आई टू आपका आ गया 60 डिग्री। अब स्नेल्स लॉ आप इस एम पॉइंट पे अप्लाई कर दो। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, एंगल आई टू बाई एंगल ई, भाई एंगल आई बाई एंगल आर ना, एंगल आर कितना इमरजेंस, तो आई टू बाई ई इज इक्वल्स टू एन वन एयर का माना है मैंने, और एन टू जो दिया हुआ है आपको वो रख दो। तो एन वन 1 है और एन टू √3 दिया है, तो 2 नीचे आ जाएगा, √3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और आई टू 60 है ही, तो आई टू की वैल्यू 60 होगा, साइन 60 √3/2, है ना। और साइन ई उधर चला जाएगा, √3/2 से √3/2 आपका कट जाएगा, तो साइन ई बराबर आ जाएगा 1। तो एंगल ऑफ इमरजेंस आ गया 90 डिग्री। तो भैया एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री देखो इधर, है ना। ये एंगल ऑफ इमरजेंस ना पूरा 90 है, ये पूरा 90 आ गया। मतलब जो लाइट यहाँ से बाहर आएगी ना, वो इस फेस के अलॉन्ग ही चली जाएगी, जो आपका एसी फेस है ना, एसी फेस के अलॉन्ग ही जाएगी, ये इधर कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। इसको ग्लेयरिंग भी बोलते हैं शायद, हाँ। तो ये बी था ना, तो ये इसके अलॉन्ग चली जाएगी। तो पाथ भी ट्रेस करने का बोला था, तो करेक्ट पाथ इसका ऐसे ट्रेस होगा, है ना, ध्यान रखना आप। यहाँ से लाइट आई, यहाँ से लाइट आई, इस फेस पे गिरी, सीधे अंदर गई, बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंस था ना, तो कोई डेविएशन होगा ही नहीं। और यहाँ के पूरी 90 डिग्री से पलट के इसी फेस के अलॉन्ग यहाँ चली गई। तो ये पार्ट ए सॉल्व हो गया। पार्ट बी में क्या बोला था भाई, और वाले में क्या था, व्हेन 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंट राइट 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस पूछा था, 2 पॉइंट में लिखो। और ए रे ऑफ लाइट ए बी, ए रे इंसिडेंट ऑन ए बी, ठीक है, ऑन इक्विलेटरल प्रिज्म, ठीक है। इक्विलेटरल प्रिज्म बोला है, मतलब 60 डिग्री उसका एंगल ऑफ ए होगा। शो मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री, शोज मिनिमम डेविएशन दे दिया 30 डिग्री, ठीक है ना।
और कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, स्पीड पूछी है, और फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ए बी, ए बी पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, सो दैट इमरजेंस एंगल रे ग्रेजेस, ग्रेजेस मतलब ये ए सी के अलॉन्ग, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछी थी, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इमरजेंस तो हमने निकाल लिया था, तो एंगल ऑफ डेविएशन पे आ जाएगा ना, वही इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे ये एंगल आपका 90 डिग्री आ रहा था, ठीक है, तो डेल्टा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। इस डेल्टा क्या होगा भाई, ये जो रे पीछे बढ़ाई ना हमने भाई, ये जो आने वाली रे है, डेल्टा होता क्या है, जो इंसिडेंट रे होती है वो, और इमरजेंट रे को पीछे आप बढ़ाते हो, तो इसको पीछे बढ़ाया, ये है, इनके बीच का एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, कितना होगा भाई, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, अब ये एंगल पूरा 90 है, ये आपने बोला ही था 60 है, तो ये 30 हो जाएगा, तो बस ये 30 हो जाएगा, सिंपल ज्योमेट्री। चलो, हाँ, तो इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन के बीच में है दो पॉइंट का डिफरेंस। द इंटरफेरेंस पैटर्न हैज़ अ नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड फ्रिंजेस, equally spaced dark and bright fringes. The diffraction pattern has a central bright maxima, ठीक है, which is twice at, देखो इंटरफेरेंस के अंदर तुम्हारी सारी इक्वली स्पेस्ड होती है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, लेकिन डिफ्रैक्शन के अंदर सेंटर वाला जो ब्राइट मैक्सिमा है वो डबल होता है बाकी दूसरों के, ट्वाइस एज अदर, है ना, विच इज ट्वाइस एज वाइड एज अदर मैक्सिमा। द इंटेंसिटी फॉल एज वी गो सक्सेसिव मैक्सिमा अवे फ्रॉम द सेंटर ऑन आइदर साइड। डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी भी आपकी कम होती रहती है, ठीक है। अब वी कैलकुलेट द इंटरफेरेंस पैटर्न बाय सुपर इम्पोजिंग टू वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टू नैरो स्लिट्स, ठीक है। द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज सुपरपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फैमिली ऑफ वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सिंगल स्लिट। तो डिफ्रैक्शन के लिए हमें एक ही स्लिट चाहिए होती है, उसी स्लिट की दो एजिस पे से हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, जहाँ शेडो मिलनी चाहिए थी वहाँ भी हमें लाइट मिलती है, तो ये डिफ्रैक्शन है। और इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो रेज होती है हमारी, अलग अलग स्लिट से आ रही होती हैं, नैरो स्लिट से, और उसका पार्ट डिफरेंस लिख के फिर हम इंटेंसिटी लिखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। उसके बाद दूसरे वाले पार्ट में हमें बोला था, दूसरे वाले पार्ट में हमको बोला था कि डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन 30 दिया है, तो प्रिज्म एंगल हम यूज़ करेंगे। प्रिज्म एंगल फार्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, साइन ए बाई टू, है ना, ये तो डिराइव करा होगा आपने, नहीं करा है तो उसको देख लो, इंपॉर्टेंट है। तो साइन ए प्लस बी, ए 60 है, डेल्टा एम 30 है, साइन 60 30 बाई टू, साइन 60 बाई टू, वैल्यू साइज रख देंगे तो ये 1.412 म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका म्यू। अब म्यू से भाई स्पीड भी किसके बराबर होती है, सी बाय एन के या सी बाय म्यू के, म्यू कितना है 1.412, तो बस रख दो, है ना, रूट टू आया था म्यू, तो रूट टू यहाँ रख दो, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, सी बाय रूट टू, ये पूछी थी ना स्पीड कितनी होगी उसके अंदर, प्रिज्म के अंदर, वो निकाल दी। अब अगर रे ग्रेज कर रही है, मतलब एसी के अलॉन्ग जा रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको निकालना है। तो भैया फेस ए बी पे फॉर ग्रेजिंग द इमरजेंट रे शुड मेक 90 डिग्री विथ नॉर्मल ऑन फेस ए बी, जरूरी नहीं है 90 डिग्री बनाए, है ना। तो एक तो कंडीशन ये होती है कि R1 प्लस R2 आपका 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। अब देखो तुम कुछ मत करो, यहाँ पे लगाओ अपना स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे साइन R2, ये R2 है, साइन R2 बाय साइन E, है ना, साइन R2 बाय साइन E इज इक्वल्स टू कितना होगा, N1 बाय N2, है ना, N1 बाहर वाला है ना, N1 बाय N2, तो यहाँ पे N1 तो 1 है, ठीक है, N1 1 है ना, N1 1 है, और N2 है 1 बाय रूट 2, है ना। हाँ, तो यहाँ से आपका आ जाएगा R2 आएगा 1 बाय रूट 2 आएगा ना, R2, ये रूट 2 नहीं आएगा, 1 बाय रूट 2 होगा। हाँ, एक सेकेंड है, हाँ, तो ये होगा 1 बाय रूट 2, ठीक है, 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय रूट 2, तो R2 आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है।
तो R2 ये एंगल मिल गया आपको 45 डिग्री, ठीक है, R2 मिल गया 45 डिग्री, ठीक है, गुड। R1 प्लस R2 ए के बराबर होता है, ये ए के बराबर होता है ना, R1 प्लस R2 इसमें ज्योमेट्री से, तो ए दिया है 60, तो R1 भी आ गया, R1 कितना आ गया 15 डिग्री, R1 15 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो इस पॉइंट पे, साइन आई बाई साइन R1 इज इक्वल्स टू N2 बाई N1, तो साइन आई है ना, N2 कितना है, N2 कितना है, N2 बाई N1 साइन R1 कितना था आपका, ये था साइन 15, तो ये साइन R1 उधर आ जाएगा है ना, साइन 15, और N2 आपका था, एक सेकेंड, N2 कहाँ है, N2 कहाँ है, N2 कहाँ है, N1 बाई N2, हाँ, तो N2 आपका था √2, तो √2 रख दो, अभी निकाला था ना हमने, तो √2 रख दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है भाई। तो ये आई की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स √2 साइन 15। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मैंने फटाफट से आपके लिए सॉल्व कर दिए, एग्ज़ाम्स पे आप ध्यान दो, और ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अच्छा लगेगा।